Good morning everyone. My name is Charujan and today I'm going to teach you related to the electrical part. Okay. So this is for JSSC JE Civil Engineering. This is a mission of 45 days batch course of JSSC JE 2022 and you can download this Sacred Gurukul app. You will get the video lectures, ebook, doubt clearing sessions, quiz, PYQ, test series, practice questions and syllabus. Okay. So today we are going to start related to the AC part. In the last class we had done AC part, right? So that was AC circuit. Today we are going to study about this. We need to study about two terms mainly, okay? One is form factor and another one is the peak factor. हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, इनका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए. पेपर में इनका फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, मतलब पूछ लेते हैं. फॉर्म फैक्टर इज द इफेक्टिव वैल्यू डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू. ओके. अब इसमें इफेक्टिव वैल्यू क्या है? इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली क्या है यहाँ पे? आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू को इन्होंने इफेक्टिव वैल्यू क्यों कहा गया है वो समझो. देखो हमारे पास क्या होती है आरएमएस वैल्यू. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आरएमएस होता क्या है. आरएमएस का भी तुमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आरएमएस की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, दैट इज रूट मीन स्क्वायर. ओके. आरएमएस की क्या फुल फॉर्म होती है? रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर जैसे कि हमारे पास एक वेव फॉर्म है, वोल्टेज की वेव फॉर्म लगा लो या करंट की वेव फॉर्म लगा लो, कोई भी वेव फॉर्म ले सकते हैं. इसमें हमारे पास करंट है. अब हमने हर एक इंस्टेंट पे करंट को मेजर करा है. सपोज इस इंस्टेंट पे I1 हो गया, इस इंस्टेंट पे I2 हो गया, इस इंस्टेंट पे I3 हो गया, इस इंस्टेंट पे I4 हो गया, अप टू सो ऑन. ये हमने कहाँ तक मेजर कर लिया? IN. हमने क्या करा है हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमने करंट की वैल्यू क्या करी है? मेज़र करी है कि इस पॉइंट पे ये करंट की वैल्यू है, इस पॉइंट पे ये करंट की वैल्यू है. तो अगर मुझे IRMS की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी तो IRMS का क्या फॉर्मूला होएगा? दैट इज़ रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन IN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ओके. तो ये क्या है? रूट है तो हमने रूट ले लिया. स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ले लिया. किसका स्क्वायर लिया? मीन का स्क्वायर लिया. तो ये हो गया हमारे पास रूट मीन स्क्वायर. ओके. अब अगर इसी तरह मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ आई मैक्स. आई मैक्स क्या है हमारे पास? मैक्सिमम वैल्यू. अब जैसे अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे घर में वोल्टेज कितनी आती है तो तुम क्या कहोगे? वोल्टेज मैम हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, राइट? यही कहोगे कि 220 वोल्ट आती है. अब मैं तुमसे कहूँ कि ये जो वोल्टेज तुम्हारे घर में आती है ये VRMS है या V मैक्स है, ठीक है? तो तुम क्या कहोगे? ये वाली जो वोल्टेज है ये क्या है हमारे पास? RMS वैल्यू है, क्योंकि ये सारी वेवफॉर्म को इंक्लूड कर रहा है. मैक्सिमम तो एक बार जो मैक्सिमम हो गई, पीक में चली गई, जैसे 220 की जगह तुम्हारी 240 वोल्ट आ गई, वो क्या हो गई तुम्हारे पास? मैक्सिमम वोल्टेज. बट इस RMS में हम ओवरऑल वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो गई हमारे पास? RMS वैल्यू. और ये RMS वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इसी वैल्यू से हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं. ओके. इसी वैल्यू से हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं. तो तुम्हें कैलकुलेशन अगर करनी है तो उसके लिए तुम्हें कौन सी वैल्यू चाहिएगी? RMS वैल्यू चाहिएगी. तो जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें जैसे वोल्टेज की वैल्यू दे दी 240 वोल्ट, तो वहाँ पे वो मेंशन नहीं करते कि ये RMS वैल्यू. वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो उन्होंने वैल्यू दी है वो कौन सी वैल्यू होगी? RMS वैल्यू ही होगी. और हमेशा हम कैलकुलेशन के लिए भी कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं? RMS वैल्यू यूज़ करते हैं. ओके. तो हमारे पास तुम्हें दो चीज़ें पता लग गई. एक होता है हमारे पास RMS VRMS और एक होता है हमारे पास V मैक्स. इन दोनों के बीच में तुम सोचोगे कि क्या कोई रिलेशन है? द आंसर इज़ येस. ओके. तो इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? दैट VRMS इज इक्वल टू V मैक्स डिवाइडेड बाय रूट.
वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब तो बच्चे जनरली ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये तो याद रहता है कि रूट 2 डिवीज़न में था, बट ये वो भूल जाते हैं कि रूट 2 किसकी डिवीज़न में था। तो ये ध्यान रखना, रूट 2 हमारा मैक्सिमम वोल्टेज की डिवीज़न में था, दैट इज़ वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, तो वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला हो गया, वी मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2। और अगर तुम पूछोगे कि मैम क्या करंट का भी यही रिलेशनशिप होता है, तो आंसर इज़ यस, कि करंट का भी यही रिलेशनशिप होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाई रूट 2। तो हमारे पास वोल्टेज और करंट का यही रिलेशनशिप होता है। अब आर एम एस बोले तो वो इफ़ेक्टिव वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह एक आती है हमारे पास एवरेज वैल्यू। ओके, एवरेज वैल्यू अगेन ये वोल्टेज की भी हो सकती है और हमारे पास करंट की भी हो सकती है। तो वी एवरेज इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारे पास, 2 वी मैक्स डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसमें हमारे पास एवरेज वैल्यू का यही फॉर्मूला है, 2 वी मैक्स डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं करंट के टर्म्स में लूँगी तो आई एवरेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज तुम्हें पता है कि अगर हमें एक वेव फॉर्म की एवरेज लेनी हो तो इन जितने भी हमारे पास सम है, जैसे इस इंस्टेंट में हमने करंट में देखकर I1 I2 अप टू सोन IN, तो एवरेज कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 अप टू IN डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई हमारे पास एवरेज। अब यहाँ पे अगर मैं वापस आ जाते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर पे, तो इफेक्टिव वैल्यू कौन सी है, RMS और एवरेज वैल्यू हमारी एवरेज वैल्यू ही है, राइट। तो RMS का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज़ वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। और एवरेज का भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज़ 2 वी मैक्स डिवाइडेड बाय 5। 2 वी मैक्स डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं वी मैक्स को वी मैक्स से कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.11। तो इट मीन्स कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11। तो पेपर में तुमसे इस तरह से पूछते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, उसमें तुम्हें वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि फॉर्म फैक्टर का क्या वैल्यू होती है, 1.11। या फिर वो पेपर में तुमसे फॉर्मूला पूछ लेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द फॉर्म फैक्टर, तो उसमें ये कुछ भी 4 फॉर्मूलेस ऑप्शन में दे देंगे, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। ओके, क्लियर है फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, पीक फैक्टर पे। हमारे पास पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वैल्यू। ओके, अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, दैट इज़ वी आर एम एस डिवाइडेड बाय रूट 2। और इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आर एम एस वैल्यू। तो वी आर एम एस से वी आर एम एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, रूट 2। ओके, मैक्सिमम वैल्यू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2। तो वी मैक्स की वैल्यू, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। तो वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, रूट 2 इंटू वी आर एम एस। ओके, तो वी आर एम एस से वी आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2। तो हमारे पास पीक फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 इज़ हाउ मच, दैट इज़ 1.414। ओके, तो इसकी भी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होती है। चाहे वो अब पेपर में तुम्हें पता है कैसे देंगे, कंफ्यूज करने के लिए वो कह देंगे कि वी मैक्स की इतनी वैल्यू है, जेड मैक्स की इतनी वैल्यू है, या आई मैक्स की कितनी वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम पीक फैक्टर बताओ। तो ध्यान रखना, चाहे तुम सॉल्व करने में मत लग जाना, चाहे वी मैक्स की कितनी भी वैल्यू हो, तो वी आर एम एस की कितनी भी वैल्यू हो, तो वी आर एम एस से हो तो वी आर एम एस कट ही रहा है ना, तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1.414 ही आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या है तुम्हारे पास 1.11, तो इसमें भी कितनी कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, ये रहा। अगर फॉर्म फैक्टर में
रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे देंगे उठा के कि ये वैल्यू है, ताकि तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, बट तुम्हें उसे सॉल्विंग में नहीं लगाना। कितनी भी उन्होंने वैल्यू दी हुई हो, तुम्हारे हमेशा फॉर्म फैक्टर की और पीक फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर की कितनी वैल्यू थी, दैट इज़ 1.11, और पीक फैक्टर की कितनी वैल्यू थी, 1.414। फॉर्म फैक्टर को हम के एफ से डिनोट करते हैं और पीक फैक्टर को हम के पी से डिनोट करते हैं। ओके, बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। अब इसके बाद मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रही हूँ। जैसे तुम्हारे पास ये वेव फॉर्म है, ये क्या है तुम्हारे पास, वेव फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये वोल्टेज है। अब इसमें ये जो है वोल्टेज, ये मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आएगी, वी मैक्स जा रही है, ठीक है। वी मैक्स बोलो, या किसी बुक में तुम्हें वी पीक मिल जाएगा। पीक मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो इसलिए इन्होंने बोला हुआ है वी पीक या फिर वी मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारे पास ओमेगा टी होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये कितना स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, देन ये कहाँ तक जा रहा है, 180 डिग्री पे, और उसके बाद ये कितना रोटेट हो रहा है, 360 डिग्री पे। तो इसकी मैक्सिमम साइकिल कहाँ पे होती है, पॉजिटिव की 90 डिग्री पे। इसकी मैक्सिमम साइकिल कहाँ पे होती है, 270 डिग्री पे, ठीक है। ये 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360, और ये क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हम थीटा से मेजर करते हैं। तो अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ तो वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, दैट इज़ V इज इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है। और ये साइनोसॉइडल फॉर्म में है, ये वेव फॉर्म जो है तुम्हें पता होगी, ये साइनोसॉइडल फॉर्म में है, तो इसलिए इसके लिए हम साइनोसॉइडल फॉर्म के लिए क्या लिखते हैं, साइन, और एक्सिस पे क्या है, ओमेगा टी। तो ये क्या हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज़ V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन। अब इसमें ओमेगा टी प्लस फाई भी होता है। अब तुम पूछोगे कि मैम फाई क्या होता है, तो फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, फाई क्या होता है हमारे पास, दैट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जिस तरह हमारे पास वोल्टेज की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसी तरह हमारे पास करंट की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये दोनों की ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा किस तरह से आता है पेपर में, वो दे देंगे, वोल्टेज की वैल्यू दे दी उन्होंने 20√3 साइन ऑफ 314t, ठीक है। और करंट की वैल्यू इन्होंने दे दी 10√3 साइन ऑफ 314t, और इन्होंने बोल दिया तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, इम्पीडेंस। ओके, तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, इम्पीडेंस, दैट इज Z। तो बताओ Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू, मैंने तुम्हें बताया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे आ जाओगे तो ओम्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई, यही होता है। अब मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी, जनरली जब हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई इंटू Z, ठीक है, यही हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू Z, तो Z की क्या वैल्यू हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय I, यही हो जाएगी। अब हमें क्या वैल्यू पता है, हमें वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इन्होंने वोल्टेज की जो है वैल्यू उस इक्वेशन की फॉर्म में दे दी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फाई क्या है, इसमें ज़ीरो है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी फाई तुम्हारा ज़ीरो होगा तो इट मीन्स वो क्या होगा, रेजिस्टिव लो होगा। याद है मैंने फेजर डायग्राम करवाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में,
उसमें तुम्हें मैंने बताया था 3 टाइप्स के लोड होते हैं हमारे पास। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड, और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। ओके, तो रेजिस्टिव लोड के केस में मैंने बताया था कि वोल्टेज एंड करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं, तो इट मीन्स फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इंडक्टिव के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से, तो वोल्ट इस तरह से फेजर डायग्राम बनता है उसका। और कैपेसिटिव के केस में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से, तो उस केस में वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट तुम्हारा, करंट लैग कर रहा है तो ऊपर बनेगा, सॉरी वो कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से तो करंट ऊपर बनता है। ये डिटेल में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एक बार वो जाके चेक कर लेना। बस अभी मैं यहाँ पे यही बताना चाह रही हूँ कि फाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है, +0 है, तो इट मीन्स ये रेजिस्टिव लोड का केस है। अब एक और चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि कैलकुलेशन के लिए तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, RMS वैल्यू चाहिए होती है, बट ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ये किसकी वैल्यू दे दी हमें, मैक्सिमम वैल्यू। हमें RMS वैल्यू निकालनी है, तो VRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ Vmax डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20√3। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँगी तो Vmax की वैल्यू 20√3 डिवाइडेड बाय, ओके। इसी तरह अगर हम IRMS की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10√3 डिवाइडेड बाय √2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे VRMS की और IRMS की, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 20√3 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 10√3 डिवाइडेड बाय √2। √2 से √2 कैंसिल, तो इसको सॉल्व करके √3 से √3 भी कैंसिल, इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ओम। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। बस हमें क्या करना है, हमने देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, V = Vmax sin ओमेगा t। ठीक है, हमने क्या करा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हमारे पास Vmax की वैल्यू आ गई। Vmax वाले फॉर्मूले में हमने पुट करके, इस फॉर्मूले में हमने पुट करके VRMS की वैल्यू निकाल दी। VRMS और IRMS की वैल्यू पुट करके हमने इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल दी। ओके, अब हमारे पास अगर मैं और भी इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगी तो ओमेगा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 314। और अगर हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 314। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf = 314। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस देखो, कई बार क्वेश्चन ये तुम्हें इस फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे V = 200√2 cos 3140 प्लस -80 डिग्री। ठीक है, और करंट की वैल्यू दे दी इन्होंने 100√2 cos ऑफ 3140 -15 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने बोला हुआ है हमें क्या निकालना है, अगेन इम्पीडेंस। तो अब सोचो कैसे करोगे। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, साइन की फॉर्म में, और इन्होंने जो इक्वेशन दे दी वो किस फॉर्म में दे दी, कॉस की फॉर्म में, राइट। तो हमें पता है, तुमने पढ़ा होगा कभी, sin θ = cos ऑफ 90 - θ, पढ़ा था ना 10th में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास cos θ की फॉर्म में है उसे हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस केस में sin θ की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो V = 200√2 cos की जगह क्या हो जाएगा, sin 3140 -80 प्लस 90, तो 90 डिग्री उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड। अगर कॉस की फॉर्म में है हमारे पास और हमें साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस केस में जो भी एंगल होगा उसमें क्या कर देंगे, 10 डिग्री ऐड कर देंगे।
इसी तरह करंट की क्या आ जाएगी हमारे पास 100√2 साइन ऑफ 314t माइनस 15 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, -15 प्लस 90 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200√2 साइन ऑफ 314t प्लस 10 डिग्री, यही आ गई। और अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो 100√2 साइन ऑफ 314t प्लस 75 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ और बोली है निकालने के लिए। सपोज अगर इम्पीडेंस बोला हुआ है सिर्फ, तो इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला आएगा V/I। V हमारा क्या होता है RMS, और करंट भी क्या हुआ RMS। VRMS के लिए V क्या फॉर्मूला होता है Vmax डिवाइडेड बाई √2, और IRMS का क्या फॉर्मूला होता है Imax डिवाइडेड बाई √2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया 200√2 डिवाइडेड बाई √2, 100√2 डिवाइडेड बाई √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 ओम आ गया। अब सपोज इसी क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है फाइंड पावर फैक्टर। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब अगर तुम्हें पता हो तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास cos∅। ठीक है, cos∅ का फॉर्मूला होता है हमारे पास R/Z। अब तुम्हें पता है फाई क्या होता है, फाई इज़ द, अभी मैंने ऊपर बताया है, देखो यहाँ पे व्हाट इज़ फाई। फाई इज़ बेसिकली द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लिख लो फिर से यहाँ पे, फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अब हमें कैसे पता लगेगा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फेज़र डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, फेज़र डायग्राम पहले वोल्टेज का ले लेते हैं। नॉर्मली वोल्टेज क्या होता है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नहीं है, बट हम बेस ले लेते हैं 0 डिग्री। वोल्टेज का यहाँ पे एंगल कितना है 10 डिग्री है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज का एंगल ले लेते हैं 10 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारे पास वोल्टेज का हो गया, एंगल कितना हो गया ये 10 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे करंट का एंगल कितना है 75 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि 90 डिग्री ये होता है, तो 75 तुम्हारा कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यही होगा ना, ये 10 डिग्री है और ये सपोज मान लो कितना हो गया 75 डिग्री, ये करंट का एंगल है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बेसिकली किसकी वैल्यू चाहिए, हमें फाई की वैल्यू चाहिए। फाई इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, ये देखो पूरा 75 है और ये 10 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया हमारे पास 65 डिग्री। तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं cos 65 की जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। ओके देन, बाय बाय।